हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की जो ये हमारी क्लास है वो आपकी हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन ग्रंथ। अब ये प्राचीन ग्रंथ हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? क्योंकि प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से ही हम प्राचीन इतिहास पे पर्याप्त प्रकाश डाल पाते हैं। हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि प्राचीन इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो इन सब की जानकारी के लिए हमारे लिए प्राचीन ग्रंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं प्राचीन ग्रंथों के बारे में। तो कौन कौन से प्राचीन ग्रंथ है, तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन से प्राचीन ग्रंथ हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र है ये किसकी पुस्तक है? क्या आप बता सकते हैं ये किसकी ग्रंथ है, किसने इसकी रचना की है? आप बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो आपके कौन है बताइए, अगर आप बता सकते हैं तो कौन है? चाणक्य। अब चाणक्य के बारे में कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं चाणक्य के बारे में, है कि नहीं? कोई नहीं जानता क्या चाणक्य के बारे में? तो चाणक्य, ठीक है। तो चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब ये अर्थशास्त्र जो है इसकी रचना चाणक्य ने कर दी। तो ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसका विषय क्या है? ये अर्थशास्त्र जो है इसका विषय क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है? तो अर्थशास्त्र का भले ही अर्थ है, अर्थ यानी को इकोनॉमिक्स नहीं, बल्कि ये राजनीति पे आधारित पुस्तक है। इसका जो विषय है वो राजनीतिक है, ठीक है। और तो राजनीति है, एक मिनट, पर आधारित, राजनीति पर आधारित है, ठीक है। अभी जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है इसकी रचना चाणक्य ने की थी। और ये अर्थशास्त्र जो है पुस्तक, इस पुस्तक में किस वंश की जानकारी मिलती है, या किसके शासनकाल की जानकारी मिलती है, या किसके समय के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है? तो आपका मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि ये चाणक्य जो थे किसके प्रधानमंत्री थे? चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? क्या आप बता सकते हैं? तो चाणक्य जो थे वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? पीएम थे, यानी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम थे, ठीक है। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम थे, ठीक है। अब हम दूसरी पुस्तक के बारे में देखेंगे। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता आपके चाणक्य है। और ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये इसका विषय क्या है? तो अर्थशास्त्र का जो विषय है वो राजनीति पे आधारित है। और अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो ये रहे आपके अर्थशास्त्र। अब दूसरा क्या हो गया आपका? अष्टाध्यायी। एक मिनट, मैं ऐसे लिखती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में मुश्किल ना हो। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी, इसको भी मैं रिमूव कर देती हूँ। चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र
तो चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, पाणिनि का अष्टाध्यायी हो गया। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। एक मिनट, शायद से अष्टाध्यायी, शायद से आप लोगों को लगता होगा कि बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, अभी मैं फास्ट कर दूंगी। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी, ठीक है। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, साहित्य नहीं, व्याकरण पर आधारित पहली पुस्तक है, पहली ग्रंथ है, ठीक है। तो जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, पाणिनि का अष्टाध्यायी, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ज्यादा याद होगा आपको। सीधे पढ़िए पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, ठीक है। तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत व्याकरण पर आधारित पहला ग्रंथ है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण पर आधारित पहला ग्रंथ है आपका कौन सा, पाणिनि का अष्टाध्यायी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, पाणिनि का अष्टाध्यायी। चलिए हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है। अब ये जो पतंजलि का महाभाष्य है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो पतंजलि का जो महाभाष्य है ये आपके अष्टाध्यायी पे टीका है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछता है। अब आप ये मत सोचिए क्वेश्चन का जो नेचर है बहुत ही आसान है, बहुत ही टफ हो गया है। अब क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपसे हो सकता है कि ये ना पूछे कि पतंजलि का महाभाष्य या महाभाष्य पुस्तक किसकी है, पतंजलि की, ये हो सकता है ना पूछे। ये पूछ सकता है कि ये जो महाभाष्य पुस्तक है ये किस पे टीका है, ठीक है। महाभाष्य जो पुस्तक है या ग्रंथ है वो किस पे टीका है, तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप उसके लिए तैयार रहिए। तो पतंजलि का जो महाभाष्य है वो अष्टाध्यायी पे टीका है, ठीक है। अष्टाध्यायी यानी पाणिनि के अष्टाध्यायी पे जो टीका लिखा गया है उस टीका को महाभाष्य कहते हैं। और किसने लिखा है, पतंजलि ने, ठीक है। देखिए अष्टाध्यायी जो है, महाभाष्य जो है वो अष्टाध्यायी पर टीका है। विशाल टीका कह सकते हैं, बहुत बड़ा टीका यानी विशाल टीका है, ठीक है। तो देख लीजिए पतंजलि का जो महाभाष्य है, पतंजलि का महाभाष्य जो है वो अष्टाध्यायी पर टीका है, ठीक है। अष्टाध्यायी पे विशाल टीका है। तो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखे हैं उस पे टीका किसने लिख दिया है, पतंजलि ने लिख दिया है। और उस टीका का नाम क्या है, तो महाभाष्य है, ठीक है। अब ये जो पतंजलि है, ये पतंजलि जो है वो किसके पुरोहित थे, पतंजलि किसके पुरोहित थे, तो पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के बाद जो एक वंश का उदय होता है उस वंश को कहते हैं शुंग वंश। और शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो जो पतंजलि थे, पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। देख लीजिए पतंजलि पुरोहित थे किसके, पुष्यमित्र शुंग के, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये शुंगों के बारे में भी कुछ ना कुछ जानकारी तो देंगे ही। तो जो पतंजलि का महाभाष्य है वो शुंग वंश के बारे में भी पर्याप्त जानकारी देता है। तो पुष्यमित्र शुंग जो है उनके पुरोहित कौन थे, पतंजलि जी थे, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए तीसरा पुस्तक ये हो गया आपका, तीसरा ग्रंथ ये हो गया। चौथा देख लेते हैं। तो मालविका अग्नि मित्र, ठीक है। मालविका अग्नि मित्र,
ठीक है, ओके, ऐसे लिख देते हैं। कालिदास की, कालिदास का मालविका गृह मित्र। ठीक है, अब देखिए ये जो कालिदास है, कालिदास के बारे में तो शायद ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सुना ना हो, तो सबने सुना होगा। तो कालिदास की जो पुस्तक है, कालिदास की जो पुस्तक है उसे कहते हैं मालविका अग्निमित्र। कालिदास ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, लेकिन हम कुछ ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए कालिदास जो है, इनके ग्रंथ का जो नाम है वो है मालविका अग्निमित्र। ये ऐतिहासिक नाटक को दर्शाता है। ठीक है, जो मालविका अग्निमित्र है ये ऐतिहासिक नाटक को दर्शाता है। तो कालिदास का जो ग्रंथ है मालविका अग्निमित्र, ये एक शुंग शासक जिनका नाम था अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका जो थी मालविका, उनके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो एक लव स्टोरी कह सकते हैं, इसको लव स्टोरी कह सकते हैं। तो मालविका और अग्निमित्र दोनों को मिला के मालविका अग्निमित्र हो गया है। तो मालविका और अग्निमित्र दोनों को मिला के मालविका अग्निमित्र हो गया। इनकी ही लव स्टोरी पे ये पुस्तक लिखा है, किसने? कालिदास ने। और जो अग्निमित्र थे वो शुंग वंश के शासक थे, उनके बारे में इसमें लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं शुंग वंश पे जो ऐतिहासिक प्रकाश पड़ता है इस ग्रंथ से भी पड़ता है। ठीक है, तो मालविका अग्निमित्र शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, शुंग वंश, जानकारी। ठीक है, तो देख लीजिए मालविका अग्निमित्र जो है वो कालिदास की रचना है और कालिदास ने ही शुंग वंश के बारे में भी थोड़ी जानकारी दी है इस ग्रंथ के माध्यम से। चलिए देखते हैं पांचवा जो है, पांचवा जो है आपका, तो पांचवा आपका हो गया है नव सहसांग चरित। तो नव सहसांग चरित, अब ये नव सहसांग चरित किसकी रचना है? तो ये आपके पद्मगुप्त, मैं गलती से पहले वही लिख दे रही हूँ, पद्मगुप्त। नव सहसांग चरित, तो पद्मगुप्त की रचना है ये, पद्मगुप्त परिमल की रचना है आपका नव सहसांग चरित। ठीक है, तो नव सहसांग चरित की रचना किसने की है? नव सहसांग चरित की रचना किसने की है? पद्मगुप्त ने, पद्मगुप्त परिमल ने की है। और ये नव सहसांग चरित किससे संबंधित है? तो आपके किससे संबंधित है? परमार शासक सिंधु राज नव सहसांग। देखिए सिंधु राज नव सहसांग। ठीक है, तो ये जो नव सहसांग चरित रचना है, नव सहसांग चरित रचना है, ये किसकी है? पद्मगुप्त परिमल की है, पद्मगुप्त परिमल की है। इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में जानकारी किसकी मिलती है? तो परमार शासक, परमार वंश के शासक सिंधु राज नव सहसांग, सिंधु राज नव सहसांग के ऊपर ये ग्रंथ लिखा गया है और इसका नाम ही है, देखिए इधर सिंधु राज नव सहसांग हो गए और इसको नव सहसांग चरित कह दिया गया, क्योंकि सिंधु राज पर ये जीवनी लिखी गई है, इसीलिए इसका नाम है नव सहसांग चरित। और इसके रचयिता कौन? पद्मगुप्त परिमल है। ठीक है, अब हम देखते हैं छठा देख लेते हैं।
छठा कौन सा है आपका? बुद्ध चरित। चरित का मतलब क्या होता है? जीवनी होता है, ठीक है, जीवनी होता है, किसी के ऊपर जीवनी लिखना चरित कहलाता है, बुद्ध चरित। अगर किसी भी ग्रंथ के आगे चरित लिखा है तो आप समझ जाइए कि वो किसी के ऊपर जीवनी लिखी गई है। तो ये गौतम बुद्ध के ऊपर जीवनी लिखी गई है, इसलिए इसको बुद्ध चरित कहा गया है। और इसके रचयिता कौन है? तो बुद्ध चरित के रचयिता कौन है, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो बुद्ध चरित के जो रचयिता है वो अश्वघोष है। अश्वघोष ही हैं जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की है। अब बुद्ध चरित की रचना यानी गौतम बुद्ध के जीवनी के रूप में ये जाना जाता है, बुद्ध चरित। और जो ये अश्वघोष है, ये कनिष्क के दरबारी कवि थे, ठीक है। ये जो अश्वघोष है ये कनिष्क के दरबारी कवि थे, ठीक है, कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क के दरबारी कवि थे ठीक है। और ये सब जो पुस्तक मैं बता रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे तो आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर जिसमें जीएस पूछा जाता होगा, शायद इन सब ग्रंथों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही होगा। तो देख लीजिए आप, बुद्ध चरित जो है इसके रचयिता कौन है? अश्वघोष है। और ये जो अश्वघोष है ये कनिष्क के दरबारी कवि थे, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट में इधर और लिख देती हूँ जगह जो है, राजतरंगिणी, ठीक है। तो ये जो राजतरंगिणी है ये किसकी पुस्तक है? राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है बता सकते हैं आप लोग? तो ये जो राजतरंगिणी पुस्तक है वो किसकी है? कल्हड़ की। ये कश्मीरी कवि थे। कल्हड़ जो थे ये कश्मीरी कवि थे। पूछता भी है, अरे अब तो ये भी पूछने लगा है कि ये जो रचनाकार हैं ये कहाँ के हैं? कल्हड़ जो है वो कहाँ के हैं? तो कहाँ के हैं? कश्मीर के हैं, ठीक है। तो कल्हड़ कश्मीर के हैं, ठीक है। और ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। राजतरंगिणी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि पहली बार राजाओं का क्रम से विवरण किया गया, ठीक है। तो राजतरंगिणी एक ऐसी पुस्तक थी जो कि पहली बार ऐसा हुआ कि राजाओं का, कश्मीर के राजाओं का, मतलब कश्मीर के राजाओं का, अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भी राजाओं का क्रम से उल्लेख किया गया हो, ढंग से उल्लेख किया गया हो। ऑथेंटिक पुस्तक नहीं रही है अभी तक। राजतरंगिणी एक ऐसी ऑथेंटिक पुस्तक थी कि अभी तक राजाओं का क्रम से विवरण दिया गया है इसमें, कि किस राजा के बाद कौन से राजा आए, किस वंश के बाद कौन सा वंश है, ये क्रम से इन्होंने इसका उल्लेख किया है। किसने? कल्हड़ ने किया है। किसमें किया है? राजतरंगिणी में किया है। और ये 11वीं शताब्दी का है, 11th सेंचुरी, ठीक है। 11वीं शताब्दी की पुस्तक है, 11वीं शताब्दी। ये जो पुस्तक है 11वीं शताब्दी की है। क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं बता रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लीजिए, चाणक्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य,
कालिदास का मालविका अग्निमित्र, कालिदास का मालविका अग्निमित्र, पद्म गुप्त परिमल का नौ सासांग चरित, पद्म गुप्त परिमल का नौ सासांग चरित, और अश्वघोष का बुद्ध चरित, अश्वघोष का बुद्ध चरित, और कल्हड़ का रास्तरिंगड़ी, कल्हड़ का रास्तरिंगड़ी। आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पढ़ाती हूँ मैं आगे, देख लीजिए इसको।